देखो बेटा, जितना मैंने बताया है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप उनको भी पढ़िए, वो भी पढ़ना है, कोई मना नहीं है, लेकिन इनको फोकस ज्यादा करना है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, समझ में आ रही? इनको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, कोशिश करना कि इनमें से कोई चीज अपनी गलत ना हो, और आप देखना नीट के पेपर में आपको सवाल मिलेगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे सारे स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया से तैयारी चल रही होगी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूं उसमें से एक नहीं दो सवाल आने के चांस। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसमें से दो क्वेश्चंस आने के फुल चांस, कोई रोक नहीं सकता। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारे बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बड़ी दिक्कत आती है, सिस्टम समझ नहीं आते उन्हें। सर आइसोकोरिक सिस्टम किसे कहते हैं, आइसोबैरिक सिस्टम में क्या होता है, आइसोथर्मल क्या है, एडियाबैटिक है। जिसमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में तो इतना कंफ्यूज रहते हैं बालक, वो डिफरेंस नहीं कर पाते कि एडियाबैटिक सिस्टम में क्या करना होता है, आइसोथर्मल में क्या करना होता है, वो समझ ही नहीं पाते। मैं आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक सिस्टम में कंपेरेटिवली समझाऊंगा, थोड़ा डिफरेंस करके समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा आखिर ये है क्या। देखो, मेरा मेन मकसद मैंने आपको पहले बताया था, मैं कोई आपको थ्योरी समझाने के लिए नहीं आया हूं। मैं बस छोटी छोटी सी ब्रीफ करूंगा चीजों को, छोटी छोटी सी बातों को आपके सामने समराइज करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चे को कहां कहां दिक्कत आती है। वो चीजें बहुत ज्यादा नहीं, आप जानते हो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर काफी बड़ा है, बहुत टाइम लगता है उसको समझने में और पढ़ाने में। मैं वो सब कुछ नहीं लगाऊंगा, मुझे मालूम है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। और दूसरी बात, आप जहां भी पढ़े हैं, जिनसे भी पढ़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया, बहुत अच्छा मटेरियल दिया है, दैट सफिशिएंट, बहुत अच्छा है। वो बात वो है ही नहीं कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, बात ये है कि अब जो हमारे लिए जरूरी है वो सब जो मैटर है, वो मटेरियल है, वो सेलेक्ट करके अगर हमें कोई बता दे और हम उन्हीं पे फोकस कर लें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो सकता है। बस मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहा हूं जो इस साल के लिए जरूरी है, उन चीजों पे ही फोकस करेंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस या पूरी थ्योरी और कॉन्सेप्ट दिखाने और लिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ उन चीजों को समझाने आया हूं जो इस सेशन के लिए, इस नीट के लिए, जो अब थोड़े दिन में तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आने के काफी हद तक चांस हैं। आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने हैं। दो सवाल यहां लिखे हुए हैं, मैं आपको फटाफट से समझाता हूं इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर इन दोनों क्वेश्चंस के पीछे की पूरी कहानी समझाऊंगा। जो मैं आज की क्लास में बोलने वाला हूं उस पर पूरा फोकस करेंगे मेरे बच्चों, एक भी चीज को नहीं छोड़ना है। कोई भी चीज कहीं से भी पूछी जा सकती है। स्टार्ट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों प्रॉपर्टीज को आप जानते हो, और एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन खूब आते हैं, ये भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। पिछले नीट के एग्जाम में देख लीजिए आप, पीछे जो नीट के एग्जाम्स हुए हैं उनमें आपको इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे, नीट के पेपर में मिल जाएंगे। औरों की बात मत मानो, कम से कम नीट के एग्जाम के देख के तो यकीन करोगे चीजों पे, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझाने की मुझे लगता नहीं कि आपको कोई जरूरत होगी, आपको आता होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द मास एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। जो किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी पर, किसी मैटर की जो भी आप मास ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, वो अपने आप ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं एक कंटेनर ले रहा हूं और उस कंटेनर में मैंने 1 मोल चीनी डाल दी, फिर उस कंटेनर में मैंने और थोड़ी सी चीनी मिला दी, फिर मैंने उस कंटेनर में और थोड़ी सी चीनी मिला दी। आप जैसे जैसे चीनी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे कोई भी मटेरियल डालते जाएंगे, वैसे वैसे उसके मोल्स बढ़ते जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, इसमें कहां दिक्कत आ रही है। मोल आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, इसमें कोई कहने की सुनने की बात तो है नहीं। वैसे ही मान लो मैंने हाथ में थोड़ा सा कोई कंपाउंड लिया, जैसे मान लो मैंने चीनी ले ली हाथ में थोड़ी सी, मैंने वेट किया, भाई देखना कितना है, अरे भाई ये तो 10 ग्राम तो होगी कम से कम, मैंने और चीनी डाली,
मास और बढ़ गया, मैंने और डाली, मास और बढ़ गया, मैंने और डाली, मास और बढ़ गया। तो इसका मतलब मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहे हो मटेरियल की, वैसे वैसे मास बढ़ता जा रहा है, सीधी सी बात है। इसका मतलब द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और मैटर आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कुल मिला के ऐसी सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि अपन मास को कह सकते हैं, मोल को कह सकते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल उनको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं इंटेंसिव पे आता हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी माननी पड़ेगी, जो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। एंड द प्रॉपर्टी can't be changed if you change in system and you broken the system. The properties which depends on the nature of matter, the property which depends on nature of material are known as intensive property, and these do not change if system is broken or changed. आप सिस्टम को तोड़ दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो भी ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। कुछ भी हो जाए, ये प्रॉपर्टीज ऑलवेज भी कांस्टेंट, ये हमेशा फिक्स रहती। जैसे मैं बात करूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपन मानते हैं, तो हमेशा मानते ही है ना। आप पानी, आप चाहे 10 ml वाटर को वेपोराइज करके देख लीजिए, आप चाहे 100 ml वाटर ले लीजिए, आप चाहे 1 kg वाटर ले लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? आप क्या क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, मास लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो क्या पानी का बीपी चेंज होता जाएगा क्या? नहीं, वो तो जितना है उतना ही रहने वाला है। इसी तरह टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लाइक मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, आप देखो मोल पर लीटर को मोलरिटी कहते हैं कि नहीं? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को आप नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज, जितनी भी टर्म्स आप पर लीटर, पर वॉल्यूम, पर टाइम, जो पर ग्राम, पर मोल, आप जितनी भी जो वैल्यूज हैं वो आप पर लगा के लेते हैं ना, यानी नीचे किसी न किसी चीज को यूनिट मान के आप जितनी भी चीजें यूज करते हैं, वो सारी की सारी टर्म्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर इसी मोल को मैं पर लीटर में ले लूं, मोल पर लीटर, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? यानी कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप पर लीटर, पर वॉल्यूम, या पर ग्राम, पर मोल, पर टाइम, पर सेकंड ऐसे ले लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मास को आपने क्या बोला था? मास को आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहे थे ना। अब मास को आप पर वॉल्यूम में ले लीजिए, ये डेंसिटी बन जाएगी, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। समझ में आ रहा है? मास को यानी ग्राम पर ml, अब देखो ये हो गई इंटेंसिव, और ग्राम बोलोगे तो ये हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सो इजी, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो चीज। मेरा सवाल जो था वो सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। हमेशा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए ये फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। स्पेसिफिक हीट, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, स्पेसिफिक हीट हमेशा फिक्स रहती है। लेटिस एनर्जी फिक्स रहती है। इट मींस ऑल ऑफ दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हटा दीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। जगह खाली इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट, वर्क डन इज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ यार, रिवर्सिबल प्रोसेस तो कभी खत्म ही नहीं होता। रिवर्सिबल प्रोसेस में तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट भी जाती है प्रोसेस, तो राइट टू लेफ्ट भी आती है, यानी दोनों डायरेक्शन में जाती है। इसका मतलब जितना लेफ्ट टू राइट में जाएगा
उतना या उससे थोड़ा कम या किसी भी मात्रा में वो वापस राइट से लेफ्ट में चला जाएगा। यानी कि प्रोसेस इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से वापस इधर आ रहा है, यानी कि दोनों चीजें चल रही है। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस चलती रहेगी तो खत्म कैसे होगी? इट मींस वर्क डन इज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ज्यादा वर्क डन माना जाता है इसका। जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, उसका जो वर्क डन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, मिनिमम होता है या फिर डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। पहली लाइन ठीक है भैया। दूसरी, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या चीज है भाई? अरे हाँ, आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो डेल्टा वी 0 आएगा, और वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी होता है, तो वर्क डन 0। इट मींस दूसरी लाइन भी ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। सेकंड लाइन करेक्ट लाइन। फेज कन्वर्जन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। फेज कन्वर्जन ये क्या चीज है? फेज कन्वर्जन का मतलब है जब कोई एक चीज दूसरी फेज में कन्वर्ट हो रही हो। सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का गैस में कन्वर्जन चल रहा हो तो उसे फेज कन्वर्जन कहते हैं। और जब तक फेज कन्वर्जन चल रहा होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए अब पानी का बीपी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वेपोराइज हो रहा है पानी, कोई भी लिक्विड मान लीजिए। अब वो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा तब तक उस ट्रांजिशन में, उस टाइम पीरियड में कोई भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएगा। वो टेम्परेचर ऑलवेज फिक्स रहेगा जब तक फेज पूरी तरह से ट्रांजिशन ना कर ले। समझ में आ रही है? इसका मतलब तीसरी लाइन भी करेक्ट लाइन है, हमें कोई दिक्कत नहीं इस लाइन से। लास्ट चौथी लाइन को देखिए। Two isothermal curve are always parallel to each other. They can't be intersect. 100% करेक्ट लाइन। आप जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से अगर हम देखें तो PV इक्वल्स टू nRT होता है। आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, ये कांस्टेंट है ही, तो P और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और कर्व कुछ इस तरह से आता है। तो ये ऐसे कह रहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी कि T1 पे आप अगर कर्व बनाते हैं तो एक इस तरीके का पैराबोला स्ट्रक्चर बनेगा। अगर टेम्परेचर अलग अलग लेके बनाते हैं तो दूसरे टेम्परेचर पे ऐसे बनेगा, तीसरे पे ऐसे बनेगा। ये कर्व कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगे कि आप एक T1 और T2 अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व बनाएं और वो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं। दैट्स इम्पॉसिबल इन आइसोथर्मल कर्व। एडियाबैटिक में पॉसिबल है, एक कर्व आइसोथर्मल का हो और एक एडियाबैटिक हो तो भी पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकें। लेकिन दो आइसोथर्मल कर्व एक दूसरे को कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, काटते नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन भी हमारी सही हो गई। इसका मतलब आंसर इज फिफ्थ, ऑल आर करेक्ट। ये हमारा आंसर रहेगा। तो भैया सुन लो काम की बात, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जिस टाइप का मैंने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त सवाल होता है। जब इस टाइप के सवाल आते हैं, और आजकल खूब आ रहे हैं ऐसे सवाल, आपको तो मालूम है ना, ऐसे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम होती है मालूम? वो 5-4 लाइन जो आपके सामने ऑप्शंस में दे रखी है, उन चारों लाइंस का आना जरूरी होता है। वो चारों लाइन इस तरीके से यूज की जाती है कि आपको जज करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कौन सी लाइन को गलत करूं, कौन सी को सही करूं। कई बार तो हमें 2-2 आंसर दिखते हैं, 2-2 लाइन सही नजर आती है। हम 2 को तो काट लेते हैं 4 ऑप्शन में से, लेकिन 2 जो बच जाते हैं उनमें बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। दिमाग में ये रहता है यार पहली वाली लाइन सही है या थर्ड वाली लाइन सही है, मेरे को तो दोनों ही सही लग रही हैं। बस वही मामला गड़बड़, वही गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही मन में डाउट आया, जैसे ही मन में शक आया, ये मान लो सवाल बर्बाद हो गया वो आपका। और ये प्रॉब्लम कब होती है? ये तब होती है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इसका मतलब लाइंस को बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करो। सरफेसली पढ़ पढ़ के आगे मत बढ़ो। ज्यादा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सेलेक्टेड और अच्छा पढ़ने से काम चलेगा। आगे बढ़ता हूं। देखो ये क्वेश्चन 2 लिखे थे मैंने, दोनों हो गए। लेकिन अब इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं थोड़ी सी चीज और आपको बताने जा रहा हूं।
अब आप बहुत ही कान खोल के और ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बिल्कुल भी दिमाग को इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है बेटा। बहुत जल्दी से मैं समराइज कर दूंगा सारी चीजों को, मैं आपको कोई पूरी थ्योरी पढ़ाने नहीं आया हूं, फटाफट फटाफट आपको मैं काम काम की चीजें बताता हूं, सुनते जाओ। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अपन ने बहुत पढ़ा है, घबराओ मत, आपको बहुत पढ़ाया गया, आपके पास बहुत मटेरियल है, लेकिन इनको देख लो बेटा, इनको देख लो बेटा, इनको देख लो बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, इनको देख लो, फिर मत कहना कि क्वेश्चन आ गया और हम देख नहीं पाए, क्वेश्चन इन्हीं में से आ गया और हम देख नहीं पाए, या हमने यकीन नहीं किया और क्वेश्चन यहीं से आ गए, और ये ना हो जाए कि आती हुई चीजें हम गलत कर बैठे, एक साल खराब कर दें। समझदारी से काम लो, देखिए एक चीज को, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बता रहा हूं मैं, छोटे मोटी चीजें बता रहा हूं। साइक्लिक प्रोसेस में आपको डेल्टा ई जीरो करना है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जिस पॉइंट से कोई प्रोसेस चालू होता है वो पॉइंट, उसी पॉइंट पे वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो चेंजेस सारे के सारे इग्नोर हो गए, क्योंकि जहां से चालू किया वहीं आके खत्म कर दिया। तो जो कंडीशन से आपने शुरू किया उन्हीं कंडीशंस पे वापस आ गए। तो डेल्टा ई जीरो मानेंगे, डेल्टा टी जीरो मानेंगे, डेल्टा पी जीरो मानेंगे, दिमाग में रख लीजिए। अब आप छोटी मोटी चीजें आपसे पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अब इनसे क्वेश्चन बन जाएगा, चारों ऑप्शन दे दिए, आपको टिक करना है जो भी राइट है। सेकंड है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसलिए डेल्टा भी जीरो होता है, डेल्टा भी जीरो होता है इसलिए डब्ल्यू जीरो होता है, डब्ल्यू जीरो होता है इसलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई की वैल्यू पूरी तरह से हीट के इक्वल हो जाती है, यानी कि दी गई पूरी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इनसे क्वेश्चन बन सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट का क्या होता है साहब, या हीट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, या डेल्टा ई किसके इक्वल होता है। तो भैया ये कैसे भी बनेगा, अब देखो मैं उन सारी चीजों को बता के आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता, बस जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर लो। आइडियल गैस इक्वेशन से हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी मानते हैं ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के अकॉर्डिंग पी प्रोपोर्शनल टी हो गया, क्योंकि अभी आपने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिया है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल टी, और पी और टी के बीच में कर्व आ जाए तो ये कर्व भी दिमाग में रखने, पी और टी के बीच में कर्व आ गया तो स्ट्रेट लाइन आएगी, पी और वी के बीच में आ गया तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो यहां कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज कहां से ला दोगे आप। आती है ना आपको ये सारी चीजें, मैं मानता हूं आपको सब आती है, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। अगली चीज अब है अगला आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब बच्चों प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वर्क डन जीरो मत कर देना। कांस्टेंट होता है, प्रेशर जीरो नहीं होता। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि डेल्टा पी जीरो हो सकता है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर जीरो हो सकता है, दो सिचुएशंस के बीच के प्रेशर का डिफरेंस जीरो हो सकता है, लेकिन वर्क डन जीरो थोड़ी हो सकता है, क्योंकि वर्क डन तो पी डेल्टा वी है ना, वॉल्यूम में चेंज की वजह से वर्क डन हो रहा है, प्रेशर तो एक्सटर्नल ले रहे हो ना आप, जो भी है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ले रहे हो, इसलिए डेल्टा पी जीरो करेंगे, वर्क डन जीरो नहीं करेंगे। और अकॉर्डिंग टू आप देख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, Q और W दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ना तो यहां Q जीरो हुआ है और ना यहां W जीरो हुआ है, वर्क डन जीरो हुआ है। ठीक है, अगली चीज, छोटी छोटी चीजें जो याद रख लीजिए, सवाल बनेगा, आप घबराएं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। अगला सवाल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब चूंकि जो चीज कांस्टेंट होती है तो उनके डिफरेंस जो है जीरो आएंगे, क्योंकि उनमें डिफरेंस आएगा ही नहीं, डेल्टा टी हमेशा जीरो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर को सेम मान रहे हो, तो जीरो ही रहेगा ना डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो डिफरेंस तो है ही नहीं ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट मान लिया आपने, तो डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा ई जीरो, डेल्टा ई जीरो तो क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया अकॉर्डिंग टू FLOT, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गलत होती हैं तो 5 नंबर लेके जाती। समझ में आ रही है? और हमें खूब आती है, लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं ना, हम लोग करते हैं ना, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा समझ लो एक चीज को। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है, सिस्टम पूरी तरह से आइसोलेटेड होता है, अंदर का बाहर से और बाहर का अंदर से कोई लेना देना नहीं होता।
एक कंटेनर जो क्लोज है, आइसोलेट है, बाहर वाले क्लाइमेट से या सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं, ये Q0 डेल्टा E पूरी तरह से W के इक्वल, या फिर ये कहो कि वर्क डन इंटरनल एनर्जी के इक्वल रहता है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिसमें बच्चा फंसता है। छोटे मोटे डिफरेंस आपके सामने रख रहा हूं। मैं मानता हूं कि आपको ये चीजें आती है, लेकिन फिर भी देखिए, यकीनन आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीजें मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता था, वो कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। मैं आपको वो कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं। देखो, पहली बात है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए आप। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में आखिर क्या होता क्या है? देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो बेटा, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि यहां हीट का ट्रांसफराइजेशन होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट इधर उधर होती है, ट्रांसफर होती है, ध्यान रखें। और ये कह रहा है देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, या किसी तरीके का कोई ट्रांसफर हीट का नहीं होता। समझे? द टेम्परेचर कांट बी वरी, यहां टेम्परेचर वरी नहीं करता। क्यों वरी नहीं करता? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल है। अरे कहां जा रहे हो, कहां सो रहे हो, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे मेरी बात को? ये कह रहा आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल में कहां से लाओगे टेम्परेचर में चेंज? तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता यहां तो। जबकि यहां देखो, द टेम्परेचर कैन बी वरी ड्यू टू इंटरनल सिस्टम वेरिएशंस। ओ माय गॉड, लेकिन सर इसमें तो हीट कांस्टेंट रहती है ना बेटा। हीट यानी Q को मैंने 0 बोला है, हीट ट्रांसफर को मैंने 0 बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर वहां फिक्स रह जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। अंदर सिस्टम के कौन सी प्रोसेस चल रही है, वो एंडोथर्मिक चल रही है या एक्सोथर्मिक चल रही है, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे ठीक है, बाहर से अंदर, अंदर से हीट का बाहर ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन सिस्टम के अंदर तो कुछ चल ही रहा है ना। उस सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, उसकी इंटरनल सिस्टम में जो वेरिएशंस होंगे, एनर्जी में जो वेरिएशंस होंगे, उनकी वजह से टेम्परेचर कैन बी चेंज, हो सकता है चेंज। समझ में आ रही है? टेम्परेचर कैन बी वेरी ड्यू टू इंटरनल सिस्टम वेरिएशंस। दिमाग में रख लेना अब इस चीज को। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है लाइन। अगली लाइन है वर्क डन, आइसोथर्मल के लिए बोल रहा हूं। वर्क डन इज ड्यू टू द चेंज इन द नेट हीट कंटेंट इन द सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोली थी लाइन, आइसोथर्मल प्रोसेस में WQ के इक्वल होता है। वही चीज ये बोल रहे हैं कि वर्क डन इज ड्यू टू द चेंज इन द नेट हीट कंटेंट इन द सिस्टम, यानी हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम पे ही डिपेंडेंट होगा वर्क डन। और इधर आइए, वर्क डन इज ड्यू टू द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। और यहां जो वर्क डन है, देखो देखो एडियाबैटिक में जो यहां वर्क डन है, वो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसके इक्वल होता है। यही तो बोल रहा है ये, वर्क डन इज ड्यू टू द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। वर्क डन इंटरनल एनर्जी में होने वाले चेंज पर डिपेंड करेगा, उसकी वजह से, उसके कारण होगा, उसकी, वही उसका रीजन है वर्क डन का, कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। अगली लाइन, यहां अकर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो भी यहां चलेगा इस सिस्टम में वो सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलेगा। और ये कह रहा है अकर विदाउट एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और ये कह रहा है कि यहां टेम्परेचर की बात नहीं कर रही, ये कह रहा है कि हीट का कोई ट्रांसफराइजेशन नहीं होगा, ना सिस्टम से कोई सराउंडिंग में जाएगी हीट, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। ये कहना चाह रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लीजिए मैंने एक गरम गरम कप चाय का लिया और उसको कमरे में रख दिया, जहां कमरे का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और वो जो चाय थी वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म थी। तो आप बताना, देखिए क्या होगा, क्या होगा बाबूजी बताना। वो चाय धीरे 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 ठंडी होने लगेगी, और वो तब तक ठंडी होती रहेगी जब तक उस चाय का टेम्परेचर उस रूम के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। यानी कि हीट निकल रही है, हीट निकल के सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, टेम्परेचर का आदान प्रदान हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा से कम हो रहा है।
टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है ना, और वो ठंडी होकर किस टेम्परेचर पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, किस पे कर रही है बैलेंस करने की, रूम टेम्परेचर पे। वो तब तक ठंडी होती रहेगी जब तक उस रूम के साथ वो आइसोथर्मल ना हो जाए। अब मान लीजिए वही चाय मैंने एक फ्लास्क में ले ली, ऐसे थर्मस में ले ली जिसके अंदर चाय गर्म रहती है। आप बाजार से खरीदते हो कि नहीं खरीदते, थर्मस लेते हो ना बाजार से, जिसमें चाय, एडियाबेटिक सिस्टम ले लिया अपन ने कोई, और उसमें वो गरम गरम चाय रख दी। अब चूंकि कोई भी सिस्टम 100% एडियाबेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दुनिया ही जानती है, एडियाबेटिक सिस्टम ही बना लेंगे तो अपन, तो फिर तो बहुत तगड़ा काम हो जाएगा, बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। हीट को या एनर्जी को प्रिजर्व करना ही सीख गए तो हीट और एनर्जी का प्रिजर्वेशन ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो नहीं हो पाता, आप कैसे प्रिजर्व करोगे, कैसे उसको सुरक्षित रखोगे, सेफ रखोगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी के लॉस को कोई रोक ही नहीं सकता। तभी तो जो अपन थर्मस लेके आए हैं उसमें चाय गरम गरम डालने के बाद भी वो धीरे धीरे ठंडी तो होती है, हाँ कम होती है, रेट कम हो जाती। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई चाय बना के रख ली एक बार थर्मस के अंदर, या एक बाल्टी भर के चाय रख ली हमने एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर के भाई बना ली हमने तो साल भर की एक साथ, रोज जरूरत पड़ती है इसी में से निकाल निकाल के पी लेते हैं, बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? धीरे धीरे उस थर्मस के अंदर, उस एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर भी चाय गर्म से ठंडी होने लगेगी। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, कुछ तो टाइम लिमिट होगी, उसके बाद वो ठंडी हो ही जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी कि 100% एडियाबेटिक सिस्टम तो है नहीं कहीं, लेकिन हम ये मान के चलते कि एडियाबेटिक सिस्टम का मतलब है एक आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब चाय मैंने थर्मस में ले ली, वो एक एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको जो बता रहा था वो आगे लेके चलता हूं। अकर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कह रहा है अकर्स विदाउट एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। यहां तक क्लियर? लास्ट अगली लाइन है, सॉरी, W इक्वल्स टू Q, किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में W यानी वर्क डन हीट के इक्वल होता है, जो अभी मैंने बताया था, जो कि आपने कहां से निकाला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन से। और यहां ये कह रहे हैं W जो है वो डेल्टा E के इक्वल होता है, जो मैंने यहां बताया है। यानी कि ये भी मैंने वर्क डन, ये कहां से निकाला मैंने? ये वर्क डन कहां से निकाला? वही FLOT से, इसीलिए मैंने इसको यहां लिख दिया और उसको वहां लिख दिया। अब आपसे कोई पूछ ले एडियाबेटिक सिस्टम में वर्क डन किसके इक्वल होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, डेल्टा ई को टिक कर देना। समझ में आ रही? इसी तरह यहां आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी सिस्टम को दी गई हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है? उसके वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, ये यहां लिखना पड़ेगा। अगला है आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, और एडियाबेटिक का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से आइसोलेट है वो एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक मतलब आइसोलेट फ्रॉम सराउंडिंग, और आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके बाद है द प्रेशर इज मोर एट ए गिवन, समझना लाइन को, द प्रेशर इज मोर एट ए गिवन वॉल्यूम, यानी गिवन वॉल्यूम पर प्रेशर ज्यादा होता है। द प्रेशर इज मोर एट ए गिवन वॉल्यूम, और ये क्या कह रहा है? द प्रेशर इज लेस एट ए गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उस पर प्रेशर कम रहता है। ठीक है, अब एक और छोटी सी लाइन यहां लिखी हुई, मीन्स ए प्रोसेस, मीन्स a process that neither allows the heat to transfer inside nor lets the heat out of the system। यानी कि ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोसेस जो हीट को ना तो अंदर जाने के लिए अलाउ करता है, ना हीट को सिस्टम से बाहर जाने के लिए अलाउ करता है, वो एडियाबेटिक सिस्टम कहलाता है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का एक दो डिफरेंस यहां भी है, सुन लीजिए एक बार। Heat can be added, heat can be added or released to the system just to keep the same temperature। समझना मैं क्या कह रहा हूं? Heat can be added or released, ऐड भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, टू द सिस्टम, सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम के साथ, जस्ट टू कीप द सेम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को सेम करने के लिए। अभी चाय का कप रखा था ना कमरे में, अपन ने भूल गए या पी गए? अरे चाय पी तो नहीं गए, रखने के लिए बोला था। अब बताओ मुझे, वो चाय धीरे धीरे ठंडी हो गई होगी, अब तो देख लो उसको, तो देखो उसमें क्या हुआ, यही तो हुआ जो मैं बोल रहा हूं कि हीट रिलीज हो गई, हीट रिलीज हो गई उसमें से। क्यों? क्योंकि अपने आप को बैलेंस करना था, रूम टेम्परेचर के इक्वल लेके आना था। यही तो समझाया था मैंने।
ये कह रहा देयर इज नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। भाई साहब यहां कुछ नहीं होगा, साफ बात है। देयर इज नो एडिशन ऑफ हीट नॉर इज हीट रिलीज बिकॉज मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर डजंट मैटर हियर। भाई एक बात बताओ, ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की बात हमारे यहाँ एडियाबैटिक में तो है ही नहीं, यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज का। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी या ऐड होगी या रिलीज होगी, ऐसा कुछ यहाँ एडियाबैटिक में नहीं होता भाई, साफ बात है। एडियाबैटिक में इन चीजों को कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहा है देयर इज नो एडिशन ऑफ हीट नॉर इज हीट रिलीज बिकॉज मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर डजंट मैटर हियर। यहां टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। लास्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन इज स्लो एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज फास्ट। यानी कि जो स्लो प्रोसेस होते हैं वो आइसोथर्मल में काउंट होते हैं और जो फास्ट होने वाले प्रोसेस है वो एडियाबैटिक में काउंट होते हैं। बहुत ही शानदार शानदार सवाल है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, वो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इन्हें ब्रीफ करके लाया हूं। मतलब बहुत बड़ा समझाने के लिए अगर मैं आऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो तो कोई सेंस की बात ही नहीं, वो तो सेंसलेस बात हो गई। वो बहुत कुछ तो आप पढ़ ही चुके हैं ना। अब तो कम टाइम है, कम टाइम में ब्रीफ में यानी कि बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में उन चीजों को समझना है जो जो चीजें इस बार आने वाली हैं। और मैंने यही किया है, मैंने उन्हीं चीजों को आपको बताया। देखो बेटा, जितना मैंने बताया है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप उनको भी पढ़िए, वो भी पढ़ना है, कोई मना नहीं है, लेकिन इनको फोकस ज्यादा करना है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, समझ में आ रही? इनको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, कोशिश करना कि इनमें से कोई चीज अपनी गलत ना हो, और आप देखना नीट के पेपर में आपको सवाल मिलेगा, इट्स माई गारंटी। इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।